गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एससीओ में शंकर बोले, आतंक की फंडिंग रोकना है ज़रूरी। पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा, वाहवाही के लिए आतंकवाद को हथियार बनाना गलत। जी हां दोस्तों, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की बैठक में पाकिस्तान और भारत के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। शुक्रवार को गोवा में एससीओ के विदेश मंत्रियों के स्वागत के दौरान एस जयशंकर ने नमस्ते किया तो बिलावल ने भी हाथ जोड़े। वहीं पाक विदेश मंत्री भुट्टो से मिलने के 10 मिनट बाद ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। जयशंकर ने यह भी कहा कि आतंकवाद से हर रूप में लड़ना और उसे हर हाल में रोकना होगा। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक पॉइंट्स के लिए आतंकवाद को हथियार बनाना गलत है। उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति तभी लाई जा सकती है जब बड़ी ताकतें शांति दूत के तौर पर काम करें। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान के लिए एससीओ कितना अहम है, यह मैंने खुद गोवा आकर जाहिर किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एनसीपी अध्यक्ष बने रहेंगे शरद पवार, वापस लिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, एनसीपी कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। 18 सदस्यों वाली कमेटी ने इस्तीफा नामंजूर किया। मीटिंग के दौरान एनसीपी कमेटी ने कहा कि सक्रिय राजनीति में रहते हुए शरद पवार ही पार्टी अध्यक्ष बने रहेंगे। इसको लेकर शुक्रवार शाम को शरद पवार ने वाई चौहान सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना इस्तीफा वापस लेने की घोषणा कर दी। शरद पवार ने कहा कि मैंने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। मैंने राजनीतिक जीवन में 66 साल पूरे कर लिए हैं। इतनी लंबी पारी के बाद आराम करना चाहता था। मेरे निर्णय की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं और लोगों में असंतोष की प्रतिक्रिया हुई। मेरे सलाहकारों ने कहा कि मुझे इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। मेरे समर्थक और मार्गदर्शक मुझसे अपना निर्णय वापस लेने का अनुरोध कर रहे थे। साथ ही पूरे भारत और महाराष्ट्र के राजनेता मुझसे वापस लेने का अनुरोध भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय और इन सभी मार्गों पर विचार करते हुए मैंने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला वापस ले लिया है। भले ही मैं यह फैसला ले रहा हूं, मुझे लगता है कि पार्टी में नए नेतृत्व का निर्माण होना चाहिए और मैं इसके लिए काम करूंगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। धरने पर बैठे पहलवानों को दुष्यंत विज का साथ, डिप्टी सीएम की सख्त कार्रवाई की मांग। फतेहाबाद कुश्ती संघ का सामूहिक इस्तीफा। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पहलवानों का धरना 13वें दिन भी जारी रहा। पहलवानों के समर्थन में हरियाणा के फतेहाबाद कुश्ती संघ ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। पदाधिकारियों ने कहा कि खिलाड़ियों की दुर्दशा बर्दाश्त नहीं है। वहीं पहलवानों को हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज ने भी समर्थन दिया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, खिलाड़ी अपने बयान दर्ज करवा चुके हैं। दिल्ली पुलिस दोषी पर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। न्यायपालिका और दिल्ली पुलिस जल्द कदम उठाए। साथ ही खिलाड़ियों के साथ पुलिस टीम की जो झड़प हुई उस पर भी केस दर्ज किया जाए। वहीं दोस्तों, लखनऊ में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जहां तक खिलाड़ियों की मांगों का सवाल है, मैं यही कहूंगा कि निष्पक्ष चुनाव की बात कही थी। आईओए वो भी करवाने वाला है। एक कमेटी के गठन की बात की थी, वो भी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। मेरा खिलाड़ियों से अनुरोध है कि जांच पूरी होने दे, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। फ्रांस जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, बेस्टिल डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अब खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी जुलाई में फ्रांस का दौरा करेंगे। इस दौरान वह फ्रांस की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सैन्य परेड बेस्टिल डे पर परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। भारतीय सेना का एक दल भी इस परेड में शामिल होगा। वहीं दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 जुलाई को पेरिस में अतिथि के रूप में इस वर्ष के बेस्टिल डे परेड में भाग लेने के लिए उनके निमंत्रण को स्वीकार करने पर खुशी जताई। भारत और फ्रांस के रणनीतिक संबंधों को 25 साल पूरे हो रहे हैं। यही वजह है दोस्तों कि फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने पीएम मोदी को हर साल 14 जुलाई को होने वाली बेस्टिल डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का निमंत्रण दिया था, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जेट एयरवेज के पूर्व प्रमोटर नरेश गोयल के ठिकानों पर सीबीआई का छापा, बैंक घोटालों से जुड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने शुक्रवार को 538 करोड़ के बैंक घोटाले मामले में कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें जेट एयरवेज के पूर्व प्रमोटर नरेश गोयल के ठिकानों पर भी छापा मारा गया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जेट एयरवेज के कई पूर्व निवेशकों समेत कई अन्य आरोपियों के यहां छापेमारी की जा रही है। सूत्रों ने कहा है कि दिल्ली और
मुंबई में जेट एयरवेज के परिसरों, एयरवेज के पूर्व अधिकारियों और गोयल के ठिकानों पर रेड की जा रही है। बैंक धोखाधड़ी को लेकर पहले केस दर्ज किया गया था। इस छापेमारी में सीबीआई ने नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता के साथ पूर्व एयरलाइन निर्देशक गौरांग आनंद शेट्टी के आवासों और ऑफिस में भी छापे मारे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मंत्री संदीप सिंह का पॉलीग्राफ टेस्ट से इनकार, महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में कोर्ट में दिया जवाब। जी हां दोस्तों, महिला कोच के साथ छेड़छाड़ मामले में हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री व भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह के पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने को लेकर शुक्रवार को चंडीगढ़ जिला अदालत में सुनवाई हुई। संदीप सिंह ने अदालत में जवाब दायर कर पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। मामले में चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी की तरफ से संदीप सिंह के पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर याचिका दायर की गई थी। महिला कोच ने संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी कि सेक्टर 26 थाना पुलिस ने शिकायत के बाद संदीप के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले में खेल मंत्री की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। महिला कोच ने संदीप पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। प्रेस वार्ता कर महिला कोच ने मामले की जानकारी मीडिया को भी दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पहलवानों के धरने पर सौरव गांगुली ने तोड़ी चुप्पी, कह दी दो टूक बात। जी हां दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय पहलवानों का धरना लगातार 13वें दिन जारी रहा। पहलवानों की मांग है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। इसे लेकर दिल्ली में 2 एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। रेसलर्स ने ब्रजभूषण के खिलाफ कई संगीन आरोप लगाए थे। विनेश फोगाट ने आरोप लगाया था कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष सालों से महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने इन आरोपों का खंडन किया था। दोस्तों, बीसीसीआई के पूर्व प्रेसिडेंट सौरव गांगुली से भी पहलवानों के धरने को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर पूर्व भारतीय कप्तान ने सदा हुआ जवाब दिया। गांगुली ने कहा कि पहलवानों को अपनी लड़ाई लड़ने देना चाहिए। गांगुली कहते हैं कि उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने दो, मुझे नहीं पता कि वहां क्या हो रहा है, मैंने अभी अखबार में पढ़ा है। खेल की दुनिया में मुझे एक बात का एहसास हुआ है कि आप उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं होती। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय टीम को बड़ा झटका, टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से बाहर हुआ स्टार प्लेयर। जी हां दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट टीम को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार प्लेयर केएल राहुल इस फाइनल से बाहर हो गए हैं। यह जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय टीम को WTC का फाइनल मैच 7 जून से खेलना है। यह मुकाबला लंदन के द ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, केएल राहुल IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स टीम की कप्तानी कर रहे थे। टूर्नामेंट के दौरान ही लखनऊ ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ मैच खेला था। इसी मुकाबले में फील्डिंग के दौरान राहुल चोटिल हो गए थे, जिसके बाद वो IPL के मौजूदा सीजन से बाहर हो गए थे। अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो WTC फाइनल में भी नहीं खेल पाएंगे। दोस्तों, केएल राहुल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि चोट के बाद मेडिकल टीम ने उन्हें दाहिनी जांघ की सर्जरी का सुझाव दिया है। ऐसे में इस सीरीज के कारण वो कुछ हफ्ते क्रिकेट से दूर रहेंगे। उनका पूरा ध्यान अब रिहैब और पूरी तरह फिट होकर टीम में वापसी पर रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेलवे ने फर्जी ज्वाइनिंग लेटर जारी करने वाले 2 गिरफ्तार किए, नौकरी के नाम पर 2 दर्जन लोगों को ठगा। जी हां दोस्तों, भोपाल क्राइम ब्रांच ने रेलवे में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले ठगों का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इन दोनों ने 2 दर्जन से अधिक लोगों को 35 लाख का चूना लगाया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। भोपाल क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का झांसा दे रहे थे। इसके एवज में उनसे पैसे लिया करते थे। इस तरह आरोपी अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से लगभग 35 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी का सहयोगी पहले गिरफ्तार हो चुका है। बीते 4 माह से मुख्य आरोपी फरार चल रहा था। अब क्राइम ब्रांच ने उसे भी धर दबोचा है और उससे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, AI को लेकर टेक कंपनियों के CEOs से मिले बाइडेन, कंपनियों से प्रोडक्ट की सेफ्टी अश्योर करने को कहा। चैट GPT का इस्तेमाल भी किया। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को माइक्रोसॉफ्ट और गूगल सहित टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के CEOs से मुलाकात की। बाइडेन ने कहा कि किसी भी AI प्रोडक्ट को डिप्लॉय करने से पहले ये इंश्योर करना होगा कि उनका प्रोडक्ट पूरी तरह सेफ है या नहीं। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस साल काफी चर्चा में है। जी हां दोस्तों, इसमें चैट GPT जैसे ऐप सबसे आगे हैं। कई कंपनियां इस तरह के प्रोडक्ट बना रही है। दोस्तों, जो बाइडेन ने भी चैट GPT का इस्तेमाल किया। उन्होंने चैट GPT पर ब्रीफिंग भी की। वहीं OpenAI के CEO सैम अल्टमैन ने कहा कि सभी कंपनियां रेगुलेशंस पर एक ही तरह की सोच रखती है। ये मीटिंग AI के रिस्क पर फोकस थी। इसमें गोपनीयता का उल्लंघन, एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन, मिस इन्फॉर्मेशन जैसे रिस्क शामिल थे। मीटिंग में कंपनियों को अपने AI सिस्टम के बारे में पॉलिसी मेकर्स के साथ ज्यादा पारदर्शी होने की आवश्यकता पर फ्रैंक और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन किया गया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गूगल का पहला फोल्डेबल फोन अनवील, इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, कीमत 1.5 लाख रुपए हो सकती है। जी हां दोस्तों, गूगल ने अपना पहला फोल्डेबल फोन पिक्सल फोल्ड आधिकारिक रूप पर अनवील कर दिया है। गूगल ने अभी नए पिक्सल फोल्ड के स्पेसिफिकेशन और कीमतों का खुलासा नहीं किया है। गूगल ने ट्विटर पर मे द फोल्ड बी विथ यू फ्रेज के साथ वीडियो टीजर पोस्ट किया। इसके साथ ही गूगल ने यह भी बताया कि डिवाइस 10 मई को गूगल I/O इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। नए वीडियो से पता चलता है कि गूगल पिक्सल फोल्ड ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आएगा। इसमें तीसरा लेंस एक पेरिस्कोप लेंस है जो सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में भी मिलता है। वहीं दोस्तों CNBC की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस फोन की कीमत गैलेक्सी Z फोल्ड 4 के समान ही होगी, यानी कि गूगल ये फोन 1,55,000 रुपए में लॉन्च कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर की नई पॉलिसी, हेट कंटेंट हटेगा नहीं, उस पर ठप्पा लगेगा। हेट कारोबारी स्पेलिंग की गलतियों से फिल्टरों को चकमा दे रहे थे। जी हां दोस्तों, किसी सोशल मीडिया पोस्ट में अगर हिंदू या मुस्लिम में अंग्रेजी के आई की जगह आश्चर्य का चिन्ह मिले, अल्लाह के बजाय ओलाह, जिहाद में जी की बजाय अंग्रेजी का जी लिखा मिले, तो यह नए फैशन की अंग्रेजी या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। हेट कारोबारियों ने सोशल मीडिया के AI आधारित हेट फिल्टरों से बचने के लिए हथकंडे अपनाए हैं। हिंदी अंग्रेजी की खिचड़ी से नफरती पोस्ट बनाना और उसे फ्लैग होने से बचा लेने का यह शातिर तरीका है। दोस्तों ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर ओला के बंदे लिखने से वह पोस्ट फिल्टर होने से बच जाती है, क्योंकि AI को लगता है कि यह किसी टैक्सी एग्रीगेटर के खिलाफ पोस्ट है। इसी तरह अब शब्दों के इस्तेमाल में भी उलट पुलट कर पोस्ट को ब्लॉक करने से बचाया जा रहा है। दोस्तों ट्विटर ने नई हेट कंटेंट नीति बनाई है। अब उसकी पॉलिसी का उल्लंघन करने वाली पोस्ट को लेबल कर दिया जाएगा। उसकी नीतियों के खिलाफ जाने वाले ट्वीट पर ठप्पा लगा होगा। विजिबिलिटी लिमिटेड यह ट्वीट ट्विटर के हेटफुल कंटेंट के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करती है। ऐसी ट्वीट को हटाया नहीं जाएगा, उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच माना जाएगा, लेकिन उसकी रीच कम कर दी जाएगी। ट्विटर का दावा है कि इस तरह के पोस्ट कम डिस्कवरेबल होंगे। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 695 अंक फिसला, 18,100 के नीचे बंद हुआ निफ्टी, निवेशकों को 1.45 लाख करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट रही। शुक्रवार के कारोबार में HDFC ट्विंस ने बाजार में सबसे ज्यादा दबाव बनाया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 694.96 अंक यानी कि 1.13% की गिरावट के साथ 61,054.29 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी 186.80 अंक यानी कि 1.02% की गिरावट के साथ 18,069 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों पिछले कारोबारी सत्र में गुरुवार को 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 555 अंक यानी कि 0.91% की बढ़त के साथ 61,750 के स्तर पर बंद हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोना चला चांदी से उल्टी चाल, गोल्ड के भाव में 160 रुपए की गिरावट है। जी हां दोस्तों, वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट के बीच भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में शुक्रवार को बदलाव देखने को मिला। 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 62,040 रुपए का हो गया। 1 किलो चांदी की दरों में मामूली तेजी आई और यह 77,950 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार की बात करें तो सराफा बाजार में 160 रुपए की कमजोरी के साथ सोना 62,040 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 62,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। इसी तरह दोस्तों चांदी की कीमत 650 रुपए की तेजी के साथ 77,950 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड, बड़ा फैसला, वित्त मंत्रालय ने दी इजाजत, अब आधार के साथ कर पाएंगे आप यह काम। जी हां दोस्तों, लोगों के पास कई अहम दस्तावेज होते हैं, इन दस्तावेजों के जरिए लोगों के कई काम आसान हो जाते हैं। वहीं दोस्तों इन्हीं अहम दस्तावेजों में एक है आधार कार्ड। दोस्तों भारत में आधार कार्ड काफी अहम दस्तावेज है। कई सरकारी और गैर सरकारी कामों के लिए आधार कार्ड काफी जरूरी है। अब दोस्तों आधार कार्ड के जरिए लोगों का सत्यापन भी किया जा सकता है, क्योंकि आधार कार्ड में कई तरह की जानकारियां शामिल होती है। ऐसे में अब आधार कार्ड को लेकर अहम जानकारी सामने आई है, इसका असर देश के लोगों पर भी पड़ने वाला है। दरअसल दोस्तों वित्त मंत्रालय ने अमेजन पे इंडिया और हीरो फिनकॉर्प सहित 22 वित्तीय कंपनियों को ग्राहकों का आधार संख्या के जरिए सत्यापन करने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये 22 कंपनियां अब अपने आधार नंबर का उपयोग करके ग्राहकों की पहचान और लाभार्थी मालिकों के विवरण को सत्यापित कर सकेगी। ऐसे में आधार से सत्यापन की प्रक्रिया थोड़ी आसान हो जाएगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 लाख रुपए के करीब पहुंचा इस शेयर का दाम। भारत में सबसे महंगा, अमीर लोग भी नहीं खरीद पाते ये स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, भारत में कई लिस्टेड कंपनियां, इन कंपनियों में कई अच्छी और बड़ी कंपनियों के शेयर भी शामिल हैं जिनके दाम काफी ज्यादा हैं। वहीं दोस्तों आज हम जा रहे हैं आपको एक ऐसे शेयर के दाम के बारे में जो इन दिनों लगातार नए हाई बना रहा है। दरअसल दोस्तों भारत में इस कंपनी के शेयर के दाम सबसे ज्यादा है। हम जिस कंपनी की बात आपको बता रहे हैं उसका नाम है एमआरएफ। जी हाँ दोस्तों, एमआरएफ टायर बनाती है। एमआरएफ शेयर के प्राइस का आलम यह है कि इस कंपनी के एक शेयर का दाम अब 1 लाख रुपए के करीब पहुंच चुका है। दोस्तों 5 मई 2023 को एमआरएफ के शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। इसके साथ ही शेयर के दाम एक दिन में ही 3000 रुपए से ज्यादा बढ़ गए। आज शेयर में 3269 अंक यानी कि 3.44% की तेजी दिखी, जिसके बाद शेयर ने 98,380 रुपए के भाव पर क्लोजिंग दी। इसके साथ ही एमआरएफ के शेयर ने एनएसई पर 98,974.65 रुपए के स्तर का अपना ऑल टाइम हाई भी लगाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वैज्ञानिकों ने नई तकनीक से बढ़ाई कोशिकाओं की उम्र, अब ज्यादा जी सकेंगे लोग। जी हाँ दोस्तों, हमारी कोशिकाएं समय के साथ कमजोर होती जाती है। इसी वजह से हम 80 साल की उम्र में 8 साल के बच्चे के जितने फुर्तीले और जिंदा दिल नहीं होते। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक जेनेटिक क्लॉक का इस्तेमाल करके सेल्स के जीवन काल को बढ़ाने और लंबी उम्र के लिए एक तरीका खोज लिया है। दरअसल दोस्तों कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के नतीजे सेक्रोमाइसेस सेरेविसिया नाम की यीस्ट पर आधारित है, जिसका मतलब ये नहीं है कि इंसान हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं, बल्कि टीम को लगता है कि मानव शरीर की आयु को स्वस्थ तरीके से बढ़ने में मदद मिल सकेगी। यीस्ट की सेल्स की रिवायरिंग करके शोधकर्ता सेल के जीवन काल को औसतन 82% तक बढ़ाने में कामयाब रहे। यह सेल्यूलर एग्जिंग पर नियंत्रण और उम्र के संबंधित स्थितियों के इलाज में काफी मददगार साबित होगा। शोध में जो सबसे जरूरी चीज थी वो थी जेनेटिक सर्किट की एडिटिंग। एक बार जब वैज्ञानिकों को पता चल गया कि ये सर्किट कैसे काम करते हैं तो उनका अगला कदम था उन्हें ठीक करना। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, द केरल स्टोरी इस्लाम के खिलाफ नहीं, आईएसआई पर केरल हाईकोर्ट का फिल्म पर रोक से इनकार। प्रोड्यूसर की दलील 32,000 नहीं 3 महिलाओं की कहानी। जी हाँ दोस्तों, केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फिल्म इस्लाम के खिलाफ नहीं है, आईएसआई पर है। ट्रेलर में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। वहीं प्रोड्यूसर ने दलील दी थी कि यह फिल्म 32,000 नहीं बल्कि 3 महिलाओं की कहानी है। हाईकोर्ट ने कहा कि केरल का धर्मनिरपेक्ष समाज फिल्म को उसी रूप में देखेगा जैसा वह है। फिल्म एक कथा है, न कि इतिहास, जो समाज में संप्रदायवाद और संघर्ष कैसे पैदा करेगा। फिल्म सिर्फ फिल्म दिखाए जाने से कुछ नहीं होगा। फिल्म में आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह कहने में क्या गलत है कि अल्लाह ही एक भगवान है। हमारा देश नागरिकों को अपने धर्म और भगवान पर विश्वास करने का अधिकार देता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि ट्रेलर में क्या आपत्तिजनक था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान। जी हाँ दोस्तों, कल दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक ताजा चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित होने की उम्मीद है। 7 मई को एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है जो 8 मई तक एक डिप्रेशन में सशक्त हो सकता है। इसके कारण मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर लगभग उत्तर की ओर बढ़ते हुए एक चक्रवाती तूफान में तीव्र होने की संभावना भी है। दोस्तों बात करें पिछले 24 घंटों की, तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हुई तथा दोस्तों उत्तर पंजाब, सिक्किम और सौराष्ट्र और कच्छ में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हुई है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और धूल भरी आंधी भी चली। दोस्तों बात करें आगामी 24 घंटों की, तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तेलंगाना और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों पश्चिमी हिमालय पर 1 या 2 मध्य बौछारों के साथ छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में दिन का तापमान धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने बेल्लोरी में केरल स्टोरी फिल्म की चर्चा की। कहा आतंकी अब बम बारूद के बगैर ही समाज को खोखला कर रहे हैं, कांग्रेस इनकी समर्थक है। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से 4 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर कर्नाटक पहुंचे। पीएम पिछले 8 दिनों में 29, 30 अप्रैल और 2 से 3 मई को 12 से ज्यादा जनसभाएं और रोड शो कर चुके हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को
तुमकुरू में 14वीं सभा की। इससे पहले दोपहर में बेल्लोरी में एक जनसभा में उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत एक बार फिर बजरंग बली के जयकारे के साथ की। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस को तो मेरे बजरंग बली बोलने से भी आपत्ति है। प्रधानमंत्री ने केरल स्टोरी फिल्म की चर्चा की और कहा कि बीते कुछ साल में आतंकवाद का एक और भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। आतंकी बम, बंदूक और पिस्तौल के बजाय समाज को भीतर से खोखला कर रहे हैं। केरल स्टोरी कुछ ऐसी ही कहानी पर आधारित है। देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी नजर आ रही है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत का सबसे ठंडे प्रदेश का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।